नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल सदन में पारित हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनिमत से यूसीसी का विधेयक पारित किया। 80% सहमति के साथ ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सभी सदस्यों ने फिर सदन में जय श्री राम के जयकारे लगाए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी करार दिया है, जिसके बाद अब शरद पवार ने अपने गुट का नया नाम और चुनाव चिन्ह रख लिया है। शरद पवार के गुट का नाम अब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा। बता दें, अपने फैसले में चुनाव आयोग ने कहा कि अजित पवार की पार्टी ही असली एनसीपी है। इस मामले में चुनाव आयोग के सामने 10 सुनवाई हुई। ये मामला करीब 6 महीने से चल रहा था। अब अजित पवार गुट पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली एनसीपी को ही असली एनसीपी करार दिया है। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार को पार्टी मिलना मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं, अगर ये विधायक और सांसद कल चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी का क्या होगा। पूरा फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला फैसला है। उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि अब चुनाव आयोग भारतीय नहीं रहा, किसी विशेष पार्टी का गुलाम बन गया है। उससे भारतीय शब्द हटा देना चाहिए। किसी पार्टी का पट्टा है उसके गले में। शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ेगा। 17 फरवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। असल में ईडी द्वारा ही कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि सीएम केजरीवाल द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। लगातार जा रहे समन के बाद वो पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो रहे हैं। अब उसी कड़ी में अब कोर्ट ने ही 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होने के लिए कह दिया है। अभी के लिए बताया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कानूनी जानकारों के साथ मंथन कर रहे हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। बता दें, आम आदमी पार्टी शुरू से कह रही है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ये सब कर रही है। अब केजरीवाल की परेशानियां और बढ़ गई हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की हिरासत 5 और दिन के लिए बढ़ा दी है। सोरेन की पिछली पेशी के दौरान कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद के नेता जयंत चौधरी कथित तौर पर अब भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं। मामले से जुड़े करीब सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने रालोद को उत्तर प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की पेशकश की है। सूत्रों ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी ने मंगलवार शाम को दिल्ली में एक वरिष्ठ भाजपा नेता से मुलाकात की, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि दोनों दल महत्वपूर्ण चुनावों से पहले हाथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आरएलडी के नेता जयंत सिंह के एनडीए में शामिल होने से जुड़ी चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो इसका स्वागत करती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं जिनमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए परिवार का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों के बीच सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जयंत सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। भाजपा सिर्फ गुमराह कर रही है। वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराएंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। उनकी पार्टी आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए हैं। वो पढ़े लिखे और राजनीति को समझने वाले इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर होने देंगे। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जयंत चौधरी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसानों को क्षति पहुंचे। ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आरएलडी ने हमेशा संसद और संसद के बाहर किसानों की आवाज उठाई है। जयंत सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो किसानों के खिलाफ हो, क्योंकि वो खुद भी राज्यसभा मेंबर हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को फिर से कांग्रेस पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पार्टी की सोच पुरानी हो गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस पर देश को बांटने के लिए नैरेटिव गढ़ने का उन्होंने आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी अब उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने सरकार में आते ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया।
रातों रात राज्य की दर्जनों सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने देश की अधिकतर समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने आज बहुत कुछ बोला। इस दौरान उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी को पढ़ते हुए ये दावा किया कि पूर्व पीएम आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और आदिवासी कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते तो शायद SC ST को आरक्षण मिलता ही नहीं। ये भी मेरे मन से सवाल उठता है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक बार नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, मैं खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू की मुख्यमंत्री को लिखी हुई चिट्ठी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जन्मजात इसके विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जिस कांग्रेस को अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना करना कुछ लोगों की मजबूरी है, कड़वी बातें करना कुछ साथियों की मजबूरी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में देश के प्रधानमंत्री की आवाज को घोटने का प्रयास किया गया, मुझे बहुत सताया गया। हम बड़े धैर्य और नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे हैं, लेकिन आप आज भी ना सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। परंतु मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है, इसलिए मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बोलते हैं जैसे बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने इसे देखा, पढ़ा, आनंद लिया और हंसे। सत्ता संभालने के बाद से ही मोदी लगातार ऐसे बोल रहे हैं मानो बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को नहीं मानने वाले, जिन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, वो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठी बातें कही। मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% था। आपके दौरान 45 सालों में सबसे ज्यादा क्यों है? यूपीए के 10 सालों में दौरान GDP विकास दर औसतन 8.13% रहा। आपके दौरान केवल 5.6% क्यों है? वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी जी, आपने अपने दोनों सदनों के भाषण में केवल कांग्रेस को कोसा है। 10 सालों से शासन में होने के बावजूद अपने बारे में बात करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करते हैं। आज भी उन्होंने महंगाई, रोजगार, आर्थिक समानता की कोई बात नहीं की। असल में सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। एनडीए का मतलब ही नो डेटा अवेलेबल सरकार। सेंसस नहीं हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है, रोजगार डेटा नहीं है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं है। सरकार सारे आंकड़े छुपाकर झूठ फैलाती है। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार होता है। वो अपनी झूठ, अपनी तालियों, अपनी मीडिया के बीच इतने मग्न हो गए हैं कि जनता से जुड़ा हर सवाल उन्हें क्रोधित करता है। राहुल ने कहा कि क्रोध विकास का नहीं, विनाश की गारंटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के भीतर केवल 3 संसदीय सीटों पर बातचीत होगी, जो पिछले चुनावों में भाजपा ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में जीती थी। उमर ने कहा कि सीट बंटवारे पर इंडिया के भीतर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। आने वाले दिनों में विशेष रूप से 3 सीट के बारे में चर्चा होगी, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख, जो भाजपा के साथ हैं। फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजधानी नई दिल्ली में हुई है। इस दौरान दोनों ही नेताओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। दोनों दिग्गजों के बीच यह मुलाकात बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से 5 दिन पहले हुई है। नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम यानी बीजेपी और जेडीयू 1995 से एक साथ थे। बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं होंगे।
नीतीश से जब सीट बंटवारे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस पर चर्चा करने के पीछे कोई तुक नहीं है, ये किया जाएगा, उन्हें शुरू से सब पता है। राहुल गांधी ने ओडिशा में कहा कि मणिपुर को बीजेपी की विचारधारा ने जला रखा है, आज भी वहां लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि शायद वो वहां जा भी नहीं सकते क्योंकि मणिपुर के लोग अब उनसे नफरत करने लगे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ओडिशा में हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के सीएम नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आमतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इनके खिलाफ बयान कम ही देते हैं। अपनी इस यात्रा में ओडिशा आए राहुल गांधी ने पूरी आक्रामकता के साथ इन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओडिशा में नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप सरकार चलाती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे संसद में दिखता है कि मोदी जी के कहने पर बीजेपी के लोग हमें परेशान करते हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेपी की इस पार्टनरशिप सरकार से सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तमिलनाडु में 15 पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें से अधिकांश नेता राज्य में भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक से हैं और वो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एल मुरुगन के अलावा राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की उपस्थिति में शामिल हुए। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन अपने मंत्रिमंडल और सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि टैक्स के योगदान के मामले पर कर्नाटक नंबर 2 पर है। कर्नाटक 4,30,000 करोड़ का टैक्स देता है, वहीं टैक्स देने के मामले में नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र है। अगर हम 100 रुपए का टैक्स भारत सरकार को जुटाकर दे रहे हैं तो हमें बदले में केंद्र सरकार से 12-13 रुपए ही मिलते हैं। दक्षिण के राज्यों की मांग है कि केंद्र संविधान के नियमों के मुताबिक राज्य को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराए। तमिलनाडु सरकार भी इसे लेकर प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ सत्तारूढ़ डीएमके के कार्यकर्ता पहले से ही केंद्र सरकार के दफ्तरों के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण के 5 राज्यों में से 3 राज्यों की मांग लगभग एक जैसी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर माई टैक्स माई राइट यानी मेरा टैक्स मेरा अधिकार जैसी कैंपेन हैशटैग भी चल रहा है। बता दें, अगर ये मुद्दा गर्माता है तो बीजेपी का दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव में सफाया भी हो सकता है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी ढांचे में जहां हिंदू को पूजा का अधिकार दिया गया है, वहीं बागपत में महाभारत काल के लाक्षागृह को लेकर छिड़े विवाद पर कोर्ट का अहम फैसला आया है। इन सबके बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाभारत काल का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू समाज के 3 प्रमुख स्थानों यानी काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर आक्रामक बात कही है और पांडवों के 5 गांवों की मांग से तुलना कर डाली है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि पांडवों ने कौरवों से केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका था। सीएम योगी ने कहा कि दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देने की बात कही थी। इसके चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ था। योगी ने इस घटना का उल्लेख वर्तमान में हिंदू पक्षकारों की 3 मांगों से कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पांडवों की भी 5 गांव की मांग थी, जबकि हिंदू समाज केवल 3 की ही मांग कर रहा है। ईडी ने अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापे मारे हैं। वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में आए थे। ईडी ने ये कार्रवाई कथित वन घोटाला मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत के खिलाफ की। ईडी की कई टीमों ने इस मामले में दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में 17 स्थानों पर छापेमारी की। भारतीय पर्यटकों के लिए ईरान की तरफ से अच्छी खबर आई है। ईरानी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि तेहरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्ति नीति की घोषणा की है। ये नियम 4 फरवरी से लागू होगी। इस नीति के लागू होने के साथ भारतीय पर्यटकों को ईरान जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान में चुनाव 1 साल की देरी से हो रहा है। नाम का चुनाव है, सेना जिसको चाहती है वही सत्ता में आता है। पाकिस्तान का चुनाव एक मजाक बन गया है। पूरी दुनिया में राजनीतिक विश्लेषक वोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान के बिना चुनाव कैसा। इमरान देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जिनके सहयोगियों पर व्यापक कार्रवाई के कारण अधिकारियों पर चुनाव पूर्व धांधली के आरोप लग रहे हैं। युवा मतदाता जिस नेता को अगले 5 वर्षों के लिए देश को सौंपना चाहते हैं, उसे चुनने में असमर्थ हैं। ऐसे ही एक युवा मतदाता ने CNN पर टिप्पणी की है कि हर कोई देख सकता है
कि प्राथमिकता किस नेता के लिए है। मैं अपना पहला वोट इमरान खान को देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। युवा मतदाता ने कहा कि हमारी संवैधानिक संस्थान काम नहीं कर रही हैं, जिम्मेदार लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है, हम बहुत व्यथित हैं। पिछले 124 दिनों से इजराइल से जंग लड़ रहे हमास ने 3 चरणों वाले युद्ध विराम का प्रस्ताव सौंपा है। रॉयटर्स के अनुसार हमास ने बुधवार को 3 चरण की युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव रखा, जिससे गजा में 4.5 महीने बाद बमबारी बंद हो सकती है। अगर इजराइल ने हमास के 3 चरणों वाले प्रस्ताव को माना तो अंततः युद्ध समाप्त हो सकता है। हमास ने यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह कतर और मिस्र के मध्यस्थों के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में भेजा है। हमास के जवाबी प्रस्ताव के अनुसार इजरायली जेलों से फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले में सभी इजरायली महिला बंधकों, 19 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों, बुजुर्गों और बीमारों को पहले 45 दिनों के चरण के दौरान रिहा किया जाएगा। शेष पुरुष बंधकों को दूसरे चरण के दौरान रिहा किया जाएगा और तीसरे चरण में उनके अवशेषों का आदान प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावों के मुताबिक हमास ने उम्मीद जताई है कि सीज फायर के तीसरे चरण के अंत तक दोनों पक्ष युद्ध की समाप्ति से जुड़े एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। जसप्रीत बुमराह आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में अव्वल स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद बुधवार को वो नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए। 30 साल के बुमराह ने इस मैच में कुल 9 विकेट झटके थे। इसकी बदौलत उन्हें पैट कमिंस, कगिसो रबाडा और रविचंद्रन अश्विन को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।